नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश भर के जितने भी केंद्रीय और सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए डीए की दर में बढ़ोतरी कर दी गई है और वर्तमान समय में अब डीए 50% हो चुका है। तो क्या डीए के 50% होते ही डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा? ये कई साथियों के प्रश्न हैं। इसके साथ ही साथ जो ग्रेजुएटी की मैक्सिमम महत्तम राशि है जो 20 लाख रुपए थी, क्या उसमें भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आज के वीडियो में हम आपको यही डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको ग्रेजुएटी के बारे में सूक्ष्म जानकारी दे देते हैं कि ग्रेजुएटी का मीनिंग क्या होता है और ग्रेजुएटी कितने प्रकार की होती है। ग्रेजुएटी के बारे में हमने पूर्व में भी एक वीडियो बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भी डाल देंगे, तो आप उससे कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, चाहे रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है चाहे डेथ ग्रेजुएटी है। तो फिलहाल जो ग्रेजुएटी के लिए जिज्ञासाएँ हैं कि जो डीए की दर 50% हो गई है तो ग्रेजुएटी की राशि में क्या इम्पैक्ट पड़ गया है या पड़ने वाला है, उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ग्रेजुएटी के बारे में बता देते हैं कि ग्रेजुएटी किसे कहते हैं। जब किसी कर्मचारी को उसके विभाग द्वारा कुछ शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत यदि वह सेवानिवृत्त होता है यानी कि रिटायर होता है या किन्हीं कारणों के चलते वह नौकरी छोड़ता है तो नियोक्ता या विभाग के द्वारा उस कर्मचारी को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि या सम्मान राशि को ग्रेजुएटी कहा जाता है। अब सामान्यतः यह रकम किसी कर्मचारी को उस समय दी जाती है जब वह नौकरी छोड़ता है या उसे नौकरी से हटाया जाता है या फिर वह रिटायर होता है। तो ग्रेजुएटी के बारे में ये आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि ग्रेजुएटी किसे कहते हैं। अब ग्रेजुएटी भी दो प्रकार की होती है, एक तो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी होती है और एक डेथ ग्रेजुएटी। यदि किसी वजह से कर्मचारी की मौत या दुर्घटना की वजह से उसके नौकरी छोड़ने की स्थिति में भी उसके नॉमिनी या उसे ग्रेजुएटी की रकम दी जाती है। यानी कि सेवा काल में अगर किसी कर्मचारी की सडनली डेथ हो गई तो उस स्थिति में उसके नॉमिनी को ग्रेजुएटी की राशि दिए जाने का भी प्रावधान है। और यदि दुर्घटना के चलते वो फिजिकली डिसेबल हो जाता है और उसको सरकारी नौकरी से हटाया जाता है तो उस कंडीशन में भी उसको ग्रेजुएटी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब ग्रेजुएटी के दायरे में आने हेतु क्या क्या शर्तें हैं उसको भी हम जान लेते हैं कि आप ग्रेजुएटी पाने के हकदार कब होंगे। तो यदि कोई कर्मचारी किसी संस्थान में लगातार 5 वर्षों की संतोषजनक सेवा को पूर्ण कर लेता है तो वह ग्रेजुएटी पाने का हकदार हो जाता है। इन 5 वर्षों में कर्मचारी के द्वारा लिए गए विभिन्न प्रकार के अवकाश जैसे आकस्मिक अवकाश जिसको कैजुअल लीव भी बोलते हैं, चिकित्सा अवकाश, मेडिकल लीव या फिर यदि वह विभागीय हड़ताल में शामिल होने की अवधि इत्यादि भी गिने जाते हैं। इसके अलावा डेथ ग्रेजुएटी के केस में न्यूनतम सेवा काल की कोई लिमिट नहीं होती। जैसे कि रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की जो लिमिट है वो 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा होनी चाहिए, लेकिन डेथ ग्रेजुएटी के केस में सेवा काल की कोई भी लिमिट नहीं होती। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि क्या ग्रेजुएटी केवल ओल्ड पेंशन स्कीम से आच्छादित शिक्षक एवं कर्मचारियों को ही देय होती है या इसके दायरे में एनपीएस वाले कर्मचारी भी आते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्व में ग्रेजुएटी का लाभ केवल पुरानी पेंशन योजना ओपीएस से आच्छादित कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन रूल 1970 के अकॉर्डिंग ही मिलता था, परंतु भारत सरकार के दिनांक 26 अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन के आधार पर अब एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों को भी इसका लाभ देय होता है। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अगस्त 2016 से पहले केवल जो ग्रेजुएटी का लाभ होता था वो ओपीएस से आच्छादित शिक्षक एवं कर्मचारियों को ही मिलता था, लेकिन जब भारत सरकार का नोटिफिकेशन आ गया 26 अगस्त 2016 के बाद तो उसके आधार पर अब एनपीएस के कर्मचारियों को भी ग्रेजुएटी का लाभ मिलता है। अब रिटायरमेंट की जो ग्रेजुएटी की गणना किस प्रकार से की जाती है, ग्रेजुएटी के संबंध में हमने पूर्व में भी एक वीडियो बनाया जिसकी कैलकुलेशन की पूरी डिटेल आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप उसकी सहायता से पूरी कैलकुलेशन, चाहे वो डेथ ग्रेजुएटी है चाहे रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है, उसकी पूरी कैलकुलेशन हमने कर रखी है। अब यदि कोई कर्मचारी ग्रेजुएटी पाने की समय सीमा को पार करके रिटायर होता है तो विभाग के द्वारा उसकी ग्रेजुएटी प्रदान की जाती है। इसकी गणना के लिए कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय के अंतिम वेतन जिसमें केवल बेसिक पे तथा डीए को लिया जाता है।
इसके पश्चात उसकी सेवा वर्षों की कुल छमाहियों को, जो कि टोटल हाफ्स ऑफ द सर्विस पीरियड होता है, को निकाला जाता है। परंतु यदि कुल छमाहियों की संख्या 66 से अधिक आए तो उन्हें 66 ही गिना जाएगा। यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है सेवा काल की वो 33 वर्ष होनी चाहिए या फिर उसके 66 हाफ्स होने चाहिए, 66 छमाही होने चाहिए। 33 साल से अधिक की किसी की सर्विस है तो वह 33 साल में ही गिनी जाएगी ग्रेजुएटी के केस में। और इसकी गणना कैसे करते हैं? बेसिक पे और डीए जो अंतिम वेतन है रिटायरमेंट के समय का, उसमें टोटल हाफ्स ऑफ द सर्विस पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना भी निकल के आएगा उसमें 4 का डिवाइड कर देंगे। तो ये ग्रेजुएटी की गणना हो जाती है शिक्षक एवं कर्मचारी की जो रिटायर हो रहा है। रिटायरमेंट के समय जो उनका बेसिक प्लस डीए है उसकी गणना भी आप कर सकते हैं और उसके आधार पर इसकी कैलकुलेशन हो जाती है। अब जो ग्रेजुएटी की मैक्सिमम लिमिट है वर्तमान समय तक फ़िलहाल तो 20 लाख रुपए थी, जो 1 जनवरी 2024 से पहले रिटायर हो गए हैं उनके लिए जो ग्रेजुएटी की मैक्सिमम लिमिट है वो 20 लाख रुपए है, चाहे वो डेथ ग्रेजुएटी है चाहे वो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 7वां वेतन आयोग लगने के बाद डीए की राशि के 50% से कम होने की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए थी। यह रिटायरमेंट व डेथ ग्रेजुएटी दोनों के लिए ही एक समान कर दी गई थी। परंतु अब चूंकि वर्तमान में डीए 50% हो चुका है तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अब ग्रेजुएटी की राशि में 25% का स्वतः ही इजाफा हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा। अर्थात अब 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेजुएटी की राशि की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाएगी। तो वर्तमान समय में जब डीए की दर 50% से कम थी तो उस समय ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए थी, लेकिन यह 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएगा डीए की नई दर जो कि 50% है। तो इसलिए जो ग्रेजुएटी की राशि है उसमें 25% का इजाफा हो जाएगा। तो 20 लाख का 25% 5 लाख होता है, तो 25 लाख इसकी अब मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी। और आपकी स्क्रीन के सामने ये 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस है जिसमें ग्रेजुएटी सीलिंग एंड इट्स इंडेक्सेशन के बारे में लिखा गया है और इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जब डीए की दर 50% या उससे अधिक हो जाएगी तो ग्रेजुएटी में 25% का स्वतः ही इजाफा हो जाएगा समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें, जो हम आपको स्क्रीन के सामने दिखा रहे हैं। अब कई साथियों के प्रश्न यह भी हैं कि यदि डीए 50% या उससे अधिक हो जाए तो क्या डीए को बेसिक में मर्ज किया जाएगा या फिर ये नहीं किया जाएगा मर्ज। तो हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि यदि डीए की राशि 50% या उससे अधिक हो जाए तो डीए को बेसिक के साथ मर्ज किया जाएगा। हालांकि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी हो जाएगी जिसका परसेंटेज दे रखा है 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन में। तो आप उसके आधार पर इनको निकाल सकते हैं कि आपके जो अन्य भत्ते हैं उनमें कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, परंतु बेसिक के साथ डीए को मर्ज नहीं किया जाएगा। जैसे 6th पे कमीशन में भी जब डीए 50% या उससे अधिक हो गया था तो उस कंडीशन में भी डीए को मर्ज नहीं किया गया था बेसिक सैलरी में। तो इसी प्रकार से पूर्व की व्यवस्था चलती रहेगी और बेसिक को डीए में मर्ज करने का कोई भी रिकमेंडेशन 7th पे कमीशन की जो सिफारिशें हैं उसमें कहीं नहीं था। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि डीए की दर 50% होने पर जो ग्रेजुएटी की पूर्व की राशि मैक्सिमम लिमिट थी 20 लाख, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ गया है और यह राशि अब बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई है और इसके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन भी जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सरकार को। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप अवश्य रखें क्योंकि यह शिक्षा विभाग से संबंधित आपका अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम आपको शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।